Hello, I'm an advocate Alok Bhatt, and today in this video we are going to talk about on a topic law as a career option in India. तो बहुत से लोग पूछते हैं कि एक लॉयर के करियर में क्या क्या चीज़ें रहती है, करियर ऑप्शंस उसके पास क्या रहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि केवल कोर्ट रूम प्रैक्टिस ही केवल एक करियर ऑप्शन होता है, एक लॉ स्टूडेंट के लिए, लॉ ग्रेजुएट के लिए, एक एडवोकेट के लिए। बट इसके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं जो एक लॉयर के पास अवेलेबल होते हैं। वो सब ऑप्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे एक अच्छा लॉयर कैसे सोसाइटी को मदद कर सकता है उसकी डेवलपमेंट में, और कैसे उसका एक इम्पैक्ट, उसकी प्रैक्टिस का कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है एक सोसाइटी में। तो चलो शुरू करते हैं हम इसे बिल्कुल स्टार्ट से, कि कैसे लॉ ग्रेजुएट बना जाता है और लॉ ग्रेजुएट बनने के बाद कैसे करियर को आप अपना आगे लेके जा सकते हो। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पे से एक लॉयर बनने के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। अब एलएलबी की डिग्री दो तरीके से आपको मिल सकती है, पहला इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम के थ्रू और दूसरा 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम के थ्रू। जो इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स होते हैं इसमें आपको 2 कोर्सेज़ एक साथ कराए जाते हैं, बीबी एलएलबी, बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे कोर्सेज़ आपको देखने को मिलते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 5 साल रहती है। वहीं दूसरी ओर जो 3 इयर्स की एलएलबी होती है इसमें आपको 6 साल लग जाते हैं एक लॉयर बनने में, क्योंकि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन में आपको 3 साल लगते हैं, 3 साल आपको एलएलबी करने में लगते हैं। तो इन टोटल आपको 6 साल लग जाते हैं एक लॉयर बनने में। अब टॉप लॉ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, हालांकि वैसे तो लॉ स्कूल सभी अच्छे हैं, बट ये कुछ ऐसे ओल्ड और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिनमें से आपका एनएलयू है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, जीएलसी है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, सिम्बायोसिस लॉ पुणे। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एनएलयू दिल्ली, द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी और रेप्यूटेड लॉ स्कूल है जो आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरीके के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाती है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, ये बहुत अच्छा स्कूल, वो लॉ स्कूल है। इम्पॉर्टेंस क्या है लीगल एजुकेशन की, एक क्वालिटी लीगल एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये आपको मदद करती है आपके लीगल करियर में। आपका जो स्किल्स है वो आपको ऐसे डेवलप कर देगी कि आप, ताकि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डाइवर्स चैलेंजेस है आपके लीगल करियर में, आप उसे फेस कर सको, एनकाउंटर कर सको। इसमें जो भी टॉप लॉ स्कूल्स रहते हैं इसमें एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ रहती है, जो जिनकी कोशिश रहती है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सके, आपको थियोटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बैलेंस करवा के आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि आपकी क्रिटिकल रिसर्च और कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस की जा सके। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिट होते हो, उस कॉलेज में एडमिशन पाते हो। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए कि आपकी 12th पास होनी चाहिए, और एक परसेंटेज बताती है जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है कि मिनिमम परसेंटेज इतनी 12th में होनी चाहिए। दूसरा एज क्राइटेरिया, मतलब कम से कम 20 साल या उससे कम जनरल कैटेगरी के लिए, और कोई जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती है उनमें ये चीज़ जो होती है वो अलग भी पाई देखने को मिल सकती है। अब कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट, आईलेट, ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट करवाते हैं इनके एडमिशन टेस्ट को। अब इसमें क्या होता है, आप ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें आपको देखने को मिलता है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनके थ्रू, इनमें जो आपके जितनी भी मार्किंग होगी, जितने भी आपके स्कोर होगा, उसके हिसाब से आपको बहुत सी इंस्टीट्यूशन होती है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, उसमें एडमिशन मिलता है, और एनएलयूज़ भी इनमें इंक्लूड होता है। आईलेट दूसरी तरफ एनएलयू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, और इसमें भी आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पे एग्ज़ाम में आपको सिलेबस देखने को मिलता है। अब जो टिप्स रहता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वो यही रहता है कि आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न रहता क्या है और सिलेबस क्या रहता है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको उन्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके, आप टाइम के अंदर अंदर उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सको। और जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स है आपको खुद को उससे अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं वहाँ पे। अब इम्प्रूव करा जाता है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल स्किल्स को। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये इम्प्रूव करना भी पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अब आप चाहो तो एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स को भी हायर कर सकते हो, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हो जो प्रोवाइड करते हैं इन एडमिशन टेस्ट के गाइडेंस जो प्रोवाइड करती हैं आपको। और आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा
पूरी तरीके से इन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत टफ रहते हैं और इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ करते हो तो आप इन सब को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब डाइवर्स करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं इसमें? लोगों को लगता है कि केवल कोर्ट रूम प्रैक्टिसेस ही होती है जो एक लॉयर के करियर में रहती है, बट इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लॉयर एंटर कर सकता है, जैसे आपका कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, लीगल कंसल्टेंसी, एकेडमिया, सोशल वर्क। कॉर्पोरेट लॉ फर्म में वो लीगल मैटर्स देख सकते हैं, बिजनेस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, कॉन्ट्रैक्ट जैसे सब्जेक्ट मैटर्स में वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक जुडिशरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ में वो एंटर कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद अब मान लो वो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं या वो एक लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को, वो एक लीगल सॉल्यूशन ला के देते हैं जिनमें उनका काम केवल एक्सपर्ट एडवाइस देना है, वो इसमें भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्हें कोर्ट रूम प्रैक्टिस ही करनी है। अकेडमिया, वो चाहे तो अपना टीचिंग में और रिसर्च में करियर बना सकते हैं जिसमें वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को और प्रोफेशनल्स को ताकि वो डेवलप कर सके इन फ्यूचर। बहुत से एडवोकेट देखे गए हैं वो सोशल वर्क में भी चले जाते हैं, वो एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं, वो ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सब्जेक्ट मैटर्स पे काम करते हैं और जितनी भी आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स के लिए भी वो एडवोकेसी करते हैं। अब स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन के पीछे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक तरीके से आपको हाई डिमांड में एक ऐसा बंदा बनाता है कि आप पे एक चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि हर एक बिज़नेस जो होता है, इंडिविजुअल होता है, वो एक लीगल काउंसिल चाहता है जिससे इन डेप्थ नॉलेज हो उसके नीश एरिया की। तो अगर आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है तो आप बहुत 10 लोगों में अलग दिखोगे। तो स्पेशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप कॉम्पिटिटिव एज के हिसाब से देखो तो मान लो आप एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो तो वो आपको एक बहुत से अदर लॉ ग्रेजुएट्स में अलग कर देता है और वो आपको एक अट्रैक्टिव एंटिटी बना देता है कि आपसे लोग खुद ही अट्रैक्ट होंगे जिसे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी उस नीश एरिया में। तो अब बहुत सी इमर्जिंग फील्ड्स है लाइक साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटीज़, इन्वायरमेंटल लॉ। आगे जाते जाते इन सब इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ेगा, तो ये इमर्जिंग फील्ड्स है, तो लोग इसमें भी अपना करियर देख सकते हैं इन फ्यूचर आगे वाले टाइम के लिए। अब इसमें बहुत से चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं लीगल प्रोफेशन में। चैलेंजेस की हम पहले बात करें तो इसमें आपको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है, बहुत डिमांडिंग आवर्स है इस वाले करियर में। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स केसेस मिल जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स केसेस में आपको बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च और एनालिसिस करनी होती है जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत से लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं प्रोफेशनल लाइफ के साथ, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज है। रिवॉर्ड्स, अब इसके साथ रिवॉर्ड्स ये है कि आप कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ लर्न करते हो और अपने में ग्रोथ देखते हो। सोसाइटल इम्पैक्ट, आपके वजह से सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप लोगों को मदद कर रहे हो उनके राइट्स को पाने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आप मदद कर रहे हो, तो आप एक तरीके से सोसाइटल जो इम्पैक्ट है वो देते हो, आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हो। फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स, हाँ, अगर आपका लीगल करियर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिवॉर्डिंग कंपनसेशन भी मिलती है। तो एट दी एंड कहने की बात यह है कि कोर्ट रूम प्रैक्टिस तक ही केवल लीगल करियर सीमित नहीं है, इसके अलावा कॉर्पोरेट से सोशल लाइफ तक बहुत से करियर ग्रोथ आपकी देखने को मिल सकती है अदर ऑप्शंस को भी ऑप्ट करके। अब आते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। ये जो लीगल करियर होता है इसमें हमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर बहुत होती है, अब वो क्लाइंट और अटॉर्नी के बीच में हो या फिर सोसाइटी के बीच में हो। तो सबसे पहले हम क्लाइंट अटॉर्नी की बात करेंगे। इसमें आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है जो क्लाइंट आपके साथ डिस्क्लोज़ करता है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। प्रोफेशनल कंडक्ट, आप एक तरीके से इंटीग्रिटी इस लीगल प्रोफेशन की बनाए रखें, ऑनेस्टी रखें, ताकि आपके ऊपर क्लाइंट को भरोसा बना रहे और पब्लिक का भरोसा बना रहे। वहीं दूसरी ओर मान लो आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट आता है कि आपके हिसाब से वो चीज़ गलत है लेकिन क्लाइंट के हिसाब से वो चीज़ आपकी ड्यूटी है, तो आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपको कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, और अगर आपकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट आता है तो उसे अवॉइड करना है। और चौथा, आपको एक्सेस टू जस्टिस, लोगों आपकी ड्यूटी है आप इंश्योर कर सको कि लोग जस्टिस तक पहुंच सकें और चाहे वो कितने ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो,
मतलब उनके पास फाइनेंशियल स्टेबल ना हो, उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ना हो किसी को हायर करने की, फिर भी आपको उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करवानी है। रोल क्या रहता है एडवोकेट्स का? रोल एडवोकेट्स का भाई बहुत क्रिटिकल रहता है, क्योंकि इसमें उनके ऊपर पूरी ड्यूटी होती है कि वो जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करें। उनकी ये रहती है ड्यूटी कि वो बिल्कुल फेयर चांस अपने क्लाइंट को कोर्ट के आगे रखवा सकें और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें उनका रोल जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके एक फेयर और जस्ट लीगल सिस्टम में। अब हम अगर पॉजिटिव सोशल चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, तो हम क्या करें? तो सबसे बेसिक जो सबको मालूम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल एक लीगल मैकेनिज्म है जो अलाउ करेगा एक सिटीज़न को, वो एक ब्रॉडर पब्लिक सेक्टर, मतलब एक पब्लिक से रिलेटेड लार्ज स्केल में एक इशू है, उसे सॉल्व करने के लिए वो सिटीज़न को राइट देता है कि हाँ जाओ तुम कोर्ट में आओ और तुम बताओ भाई इससे पब्लिक एट लार्ज इतनी अफेक्ट हो रही है इस एक्ट से, तो उसमें पीआईएल फाइल करी जा सकती है। और उससे अब वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो सकता है, या गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड पीआईएल डाली जाती है। दूसरा, आप सोशल इम्पैक्ट डाल सकते हो प्रो बोनो वर्क करके। अगर कुछ लोग फाइनेंशियल इतने कैपेबल नहीं है कि वो एक अच्छी लीगल असिस्टेंस पा सके, तो आप उन सोसाइटी की मदद कर सकते हो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके। अब हम रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें तो इसमें आते हैं इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंसाल्वेज, हरीश साल्वे। अब इंदिरा जयसिंह वो थी जो हमेशा वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए पीआईएल फाइल करके बहुत लड़ी हैं। प्रशांत भूषण जी भी अपनी एडवोकेसी पीआईएल में उनकी बहुत रहती थी, जिसमें उन्होंने करप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और राइट वायलेशंस जैसे सब्जेक्ट मैटर्स को उठाया था। और कॉलिन गोंसाल्वेस में ये एक फाउंडर हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के, जिसमें इन्होंने प्रोबोनो केसेस करे हैं और पीआईएल फाइल करी है उन लोगों के लिए जो कि समर्थ नहीं थे अपनी चीज़ को कोर्ट तक लाने में। हरीश साल्वे जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन कुलभूषण जाधव केस में। तो ये बहुत से लोग हैं जो कि अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके एक पॉजिटिव सोशल चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, लोगों तक जस्टिस पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप कैसे एक लॉ स्टूडेंट बन सकते हो, आप कैसे एक लॉ कॉलेज, स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन पा सकते हो, और लॉ ग्रेजुएट बनने के बाद आपके पास क्या मल्टीपल करियर ऑप्शंस रहते हैं। अब आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स के हिसाब से इनमें से चूज़ कर सकते हो। और केवल यही नहीं, और बहुत से भी आपके पास करियर ऑप्शंस रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। वो टाइम टू टाइम आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो वो तो बदलता रहेगा। लेकिन ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप एडवोकेट भट्ट चैम्बर को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे। धन्यवाद।